क्लास 8 हमने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। 18 चैप्टर स्टार्ट किया था टोपी, ठीक है। तो हम वो गौरैया का चैप्टर पढ़ रहे थे, अब ये यहाँ तक हो गया था। अब हम नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, हाफ चैप्टर कराया था, 5th वाला जो पार्ट है उसको। अब क्या हुआ था, बुनकर ने देखा कि सौदा पूरा नहीं है। वो बुनकर के पास गए कि भाई मेरी टोपी बना दो। तो बुनकर ने देखा कि तोहफा तैयार हो गया, सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया। उसका करगा चलने लगा, ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और इन्होंने आधा आधा बांट लिया। गवरिया ये जो लैंग्वेज है उसमें गौरैया है ये, ठीक है। ने 3/4 मंजिल मान ली थी। कपड़ा दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी गुस्से से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते नहीं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियाँ सील दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। शुरू से देखो कॉटन लाती है, कॉटन से फिर आधा कितना लिया होगा उसने, तो बोलने वाली बात है। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मुझी ने तैयार न करे। कच उसकी कच्ची कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। मैं सील दिया। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे अपने आपे में नहीं रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाकई तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब क्या हो रहा है, जा बैठी। अब 6 वाला पैराग्राफ है ये। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा, मतलब अपने पहलवानों से मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा बदन और रंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था, मतलब उसकी मालिश कर रहे थे। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ भी गई। राजा जी ने झट पहन भी ली। देख रही फुफद बुद्धि, मेरी टोपी में 5 फुदने हैं। गौरैया ने अब दूसरे ही राग अपनाना शुरू किया। राजा की टोपी में एक भी नहीं था। मेरी टोपी में 5 फुदने हैं, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अब राजा को बेहद हैटी महसूस हुआ। अच्छा नहीं लगा उसको। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस गदफुदनी की गर्दन मसल दो, पंख ने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। मच्छर मार कर क्यों हाथ गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से टोपी लपक ली, राजा के सामने पेश कर दिया। राजा को टोपी पैरों के नीचे मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर को खोजने लगी।
राजा चाहे अब पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं वजह बताओ। सूद उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूद किसने काता। शेर की मानिंदगी राजा ने दाढ़ मारा, मतलब अब जिसके पास गई थी ना, अब उनकी खैर नहीं। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ करके हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवर्यन का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभयदान दे तो बोलूँ सरकार। दुनिया बोला चलो दिया, राजा बोले अब बताओ। अब क्या है देखो महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेगार की नहीं है यह गवरिया, फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया, एकदम सकपका गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की पोल खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने टोपी अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अब ये क्या है, टिक द करेक्ट आंसर देख लो। गवरिया दुनिया को निम्नलिखित में से कितनी मजदूरी देने को तैयार हो गई। 16 आने में से 8 आने, ठीक है। बुनकर से कपड़ा बुनवाने तक गवरिया ने कितनी मंजिल तय कर ली थी, 3/4। टोपी नामक पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, संजय, ठीक है। खाली स्थान है, दुनिया बेचारा बूढ़ा था, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले, यानी पूरा सर से लेके पैर तक ढक ले, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत मतलब शक्ति, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में है। तो अब ये काम कर लेना, बुक में टिक लगा लेना, बुक में फिल कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगी। ओके बेटा।